नमस्कार। देश को क्या हो गया है? एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे इस बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दरअसल आज फिर दिल्ली में कालिख कांड हुआ है। जम्मू कश्मीर के विधायक के मुंह पर कालिख पोती गई। राजधानी दिल्ली में, पश्चिम में, महाराष्ट्र में शिवसेना की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर में अफवाह ने जाहिद की जान ले ली और दक्षिण में मैंगलोर में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह विदेशियों के टैटू पर भी बवाल हो रहा है। देश में ऐसा माहौल तब है जब प्रधानमंत्री ने अपील के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के जरिए नेताओं को बाकायदा फटकार लगवाई। तो अब सवाल यह है कि आखिर देश को क्या हो गया है? कुलकर्णी के चेहरे की कालिख का रंग अभी सूखा भी नहीं था कि दिल्ली में एक और कालिख कांड हो गया। दोपहर के वक्त प्रेस क्लब में दो युवकों ने जम्मू कश्मीर के विधायक इंजीनियर रशीद के चेहरे पर स्याही फेंक दी। रशीद वही शख्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बीफ पार्टी दी थी। वो मेरे भी पीएम है ना। हम पीएम साहब को ये कहना चाहते थे कि मेरे चेहरे में आप हिंदुस्तान का चेहरा देख लो कैसा लग रहा है। बस बीफ पार्टी को लेकर विधायक रशीद विरोधियों के निशाने पर थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी 7 अक्टूबर को बीजेपी विधायकों से हाथापाई हुई थी। स्याही फेंकने वाले युवकों का कहना है कि हमारी आस्था को चोट पहुंची है, इसीलिए स्याही फेंककर विरोध किया। बिल्कुल ऐलान करके बीफ पार्टी दी। क्या ये कानूनन जुर्म नहीं है? लेकिन क्या ये सही किया? मैंने बिल्कुल सही किया। जो हमारे धर्म पे उंगली उठाए तो मैंने कोई उनकी हत्या नहीं कर दी। मैंने उनका कुछ ऐसा नहीं किया। मुंह काला किया। क्या आपने गलत किया तो गलत का, इतना तो हम कर सकते हैं। दिल्ली से अब आपको ले चलते हैं मुंबई। शिवसैनिकों के विरोध की ये तस्वीरें मुंबई में बीसीसीआई दफ्तर की हैं। बीसीसीआई यानी देश में क्रिकेट मैच कराने वाली संस्था। सुबह सुबह नारेबाजी करते हुए शिवसैनिक जबरन दफ्तर में घुस गए और बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर के सामने नारेबाजी करने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित क्रिकेट मैच को लेकर यहां बैठक होनी थी। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान को इसमें शामिल होना था, लेकिन उनके आने से पहले ही शिवसैनिक धमक पड़े। मैं उद्धव ठाकरे जी से अपील करूंगा कि अपने शिव सैनिकों को रोकें। जो क्रिकेट है उसे बीसीसीआई को चलाने दें। ये देश की भावना है पाकिस्तान के खिलाफ, और शिवसेना पाकिस्तान के बारे में देश भावना के साथ है, लोक भावना के साथ है। पश्चिम में शिवसेना की गुंडागर्दी दिखी तो पूरब में गोहत्या पर राजनीति गरमा रही है। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया कि मोदी के विकास वाले एजेंडे से ध्यान भटकाने के लिए विरोधी गोमांस का मुद्दा उछाल रहे हैं। इस चुनाव को विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। किसी के द्वारा कोई गाय मांस और बकरी का मांस एक है, इस तरह का मुद्दा उछाल दिया जाता है। पूरा पश्चिम से निकलकर अब आपको उत्तर भारत ले चलते हैं। बीफ विवाद में जिंदा जलाए गए ट्रक ड्राइवर जाहिद की हत्या के विरोध में कश्मीर बंद है। 8 अक्टूबर को ट्रक में गोमांस की अफवाह ने जाहिद की जान ले ली। जाहिद के अंतिम संस्कार में शामिल भीड़ ने पाकिस्तान के झंडे लहराए। पूरा पश्चिम और उत्तर में ये सब हुआ तो दक्षिण भी अछूता नहीं। कर्नाटक के मैंगलोर में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी की हत्या के केस में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 10 दिन पहले खबर फैली कि पुजारी की हत्या तब हुई जब वो एक गाय को काटने का विरोध कर रहे थे। दूसरे पक्ष का कहना है कि पुजारी दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे और इसी से नाराज होकर भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। इस नफरत के माहौल में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियन दंपत्ति को पैर पर हिंदू देवी का टैटू बनवाना महंगा पड़ गया। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने विदेशी दंपत्ति से माफी मंगवाई। तो जो माहौल देश में बन रहा है वो हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखा और आपको ये भी बता दें कि आज की इस बड़ी बहस में अपनी बात रखने के लिए जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद भी आने वाले थे, लेकिन फिलहाल क्योंकि वो धरने पर बैठ गए हैं इस वजह से वो इस बड़ी बहस में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो बात इंजीनियर रशीद ने कही उस पर हम तमाम खास मेहमानों का पक्ष लेंगे। और इस बीच बड़े सवाल आज की इस बड़ी बहस में जो हम उठा रहे हैं तो सबसे अहम तो यही कि आखिरकार देश को क्या हो गया है। देश को क्या हो गया है, ये सबसे बड़ा सवाल आज जो पूरे देश के सामने है। देश में हर तरफ नफरत का माहौल आखिर कैसे बन गया? जिस तरीके से मासूमों की जानें जा रही हैं उसे देखते हुए ये बड़ा सवाल कि इतनी नफरत क्यों है? माहौल बिगाड़ने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या किसी की जिम्मेदारी बनती है इस मामले में?
इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा, कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं, वाम नेता अतुल अंजान और एमआईएम की तरफ से वारिस पठान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। संबित पात्रा, निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने यह कहा है कि जो मेरा चेहरा है उसमें हिंदुस्तान का चेहरा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में जाना चाहता था ताकि वो मेरा चेहरा देखें और इसमें हिंदुस्तान का चेहरा वो देख पाए। क्या आप देख पा रहे हैं इंजीनियर रशीद के चेहरे में, कालिक पुते चेहरे में हिंदुस्तान का चेहरा? देखिए, पहली बात तो है कि प्रोटेस्ट करने के बहुत तरीके हैं। राशिद इंजीनियर साहब ने बहुत बड़ी गलती की होगी, मगर प्रोटेस्ट करने का ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है कि किसी के मुंह पे कालिक पोता जाए। मगर यह भी बहुत गलत होगा कि कोई व्यक्ति कहे कि मेरा ही चेहरा हिंदुस्तान का चेहरा है। हिंदुस्तान का चेहरा 125 करोड़ लोगों का चेहरा है, इसलिए ये कहना कि मेरा चेहरा हिंदुस्तान का चेहरा होगा, ये बहुत ही गलत बयान होगा। देखिए, जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, जिन लोगों ने भी राशिद इंजीनियर हो या किसी पर भी कालिक पतने का काम किया है, उनको सजा दी जाए, उनको कानून अपना तरीके से डील करे। आप देखिए, देश आज डेवलपमेंट के पथ पे बढ़ रहा है। केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। ऐसे में हम किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर जो राशिद हैं, उन्हीं के मामले को लेकर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक थप्पड़ मारते हैं इंजीनियर राशिद को, साक्षी महाराज कहते हैं ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब अगर स्वाभाविक प्रतिक्रिया खुद बीजेपी के सांसद कह देते हैं तो हिम्मत तो बढ़ेगी ना फिर इस तरीके के लोगों की जो आज कालिक पोत रहे हैं। रोमाना जी, उसी विधानसभा में खुद हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी ने क्या किया ये तो आपने चलाया है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार के प्रोटेस्ट को, जो थप्पड़ मार के प्रोटेस्ट किया जाता है, उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। मगर इंजीनियर राशिद ने भी जो किया वो बहुत ही गलत किया, वो संविधान के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे, चाहे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली का कानून कहे, मैं तो गोमांस खाऊंगा ही, चाहे कोई भी कानून कहे। मगर हमारे निर्मल सिंह जी ने तो कहा नहीं, चाहे वो कुछ भी कहे, कानून अपना काम करेगी, मगर थप्पड़ नहीं मारना चलेगा। इसलिए इसको एक सिलेक्टिव तरीके से देखने का प्रयास नहीं होना चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, एक षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग, देश जो आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारा जो देश का नाम है वो फैल रहा है। जो नहीं, मैं बता, ये तो 2014 से ही षड्यंत्र चल रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहा है जो चाहता नहीं था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहा है जिसको इस विचारधारा से बहुत बढ़ गया देश आगे। स्वाभाविक रूप से जब इस विचारधारा के नेतृत्व में जब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। इसलिए कई नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अखिलेश जी जवाब दीजिए, क्या मोदी जी के विरोध के चलते देश का नुकसान किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, आज नफरत जो देश भर में फैली हुई नजर आ रही है। अखिलेश प्रताप सिंह जी। देखिए, देश में कुछ हो नहीं रहा है, देश का कबाड़ा किया जा रहा है और उससे ध्यान बटाया जा रहा है। मैं आपको एक एक करके जवाब दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? अभी कहा जा रहा है कि इंजीनियर ने जो किया, कानून को काम करना चाहिए। आप ही की तो सरकार है जो पाकिस्तान और आतंकवादियों को धन्यवाद देकर के बनी हुई है। बैठे हुए हैं राष्ट्रभक्त महोदय लोग वहां पे, क्यों नहीं कार्रवाई किया? जम्मू की सरकार को कार्रवाई करने के लिए तमिलनाडु की सरकार थोड़ी जाएगी। कहने पर इनके गुलाम नबी आजाद साहब ने अफजल गुरु के लिए एक चिट्ठी भी लिखा था, ये भी याद दिलाऊं आपको। क्रिमिनल फ्रेंडली हो जाते हैं तो सज्जनों का जीवन दूभर हो जाता है। सज्जनों का एक सेकेंड पीड़ा होगी, मुझे पता है, बहुत पीड़ा होगी। हमें पता है कि चुभती है सच्चाई। जिसको जब चाहिए उसको तो पीड़ा सरकार और सिपाही क्रिमिनल फ्रेंडली होते हैं, सज्जनों का जीवन दूभर होता है और वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। 18 महीनों में जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार क्रिमिनल और लंपट फ्रेंडली हो गई है हर तरफ। मैं आपको एक दूसरा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कल तलब हुए 4 लोग। अखिलेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पूछने पे कोई नहीं कह रहा कि हमने तलब किया। आज अमित शाह जी से पटना में पूछा गया कि आपने बुलाया था, इसलिए बुलाया था। क्या हो गया है? नहीं, कुछ नहीं। अगर इतनी हिम्मत है बुला करके तलब करके कुछ नहीं, मैं इसका कहां बता रहा हूं। नहीं रुमाना, नहीं, एक सेकंड बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है, बीच में मत काटिए।
अगर इनकी नीयत ठीक है या ठीक थी तो क्यों नहीं कहा कि हाँ उन चारों लोगों ने गलत बयानी की थे या की है, मैंने बुला के उन्हें टाइट किया है। स्वीकारा क्यों नहीं? क्योंकि मौन स्वीकृति है, खुली स्वीकृति है। इस तरह के अपराध और अपराध करने का इस देश में षड्यंत्र करने का सरपरस्ती मोदी जी की सरकार पूरे देश में दे रही है। छुपे छुपे क्यों कर रहे हैं? और जवाब ये भी नहीं देते हैं कि हाँ मैंने बुलाया नहीं। अरे स्वीकारो ना, स्वीकारो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकारो मोदी जी, स्वीकारो कि हाँ उन्होंने गलत किया, मैंने तलब किया था, मैंने झाड़ लगाई है। ये भी नहीं कर सकते। देखिए पीड़ा शुरू हो गई। मैंने कहा ना पीड़ा बहुत होगी। आ रही हूँ मैं आपके पास। विनोद बंसल का जो बात यहाँ पर अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि क्या अपराध और अपराधियों को मौन स्वीकृति दे रही है मोदी सरकार? विनोद बंसल जी, इसको क्या हो गया है? क्यों अमित शाह जी ने नहीं स्वीकारा कि हाँ मैंने तलब किया था? रोमाना जी, मैं बोलूंगा तब ये राजनीति तक चुप हो जाएंगे। जरा इनको पहले अखिलेश जी को चुप करो, नहीं तो फिर ये कहेंगे मैं बीच में बोला हूँ। जी जी विनोद जी, आप अपनी बात रखिए। तब तक बोलूंगा जब तक आप शांत रहेंगे। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? अरे अखिलेश जी, तबीयत खराब हो जाएगी इतना पीड़ा करने से, शांत हो जाइए। अभी चुप ही नहीं हो रहे, मैं कैसे बोल पाऊंगा बताइए? सर ऑडियो डिले की थोड़ी दिक्कत है, आप अपनी बात रखिए। दूसरे का भी ख्याल करना में। जी विनोद जी। हाँ अब मैं नहीं, रोमाना जी मेरी बात सुनिए। रोमाना जी मेरी बात सुनिए। ये मैं एक बात कह रहा हूं कि जो मंगलौर में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसको मैं आपको साधुवाद देता हूं। कम से कम 8 दिन बाद ही सही उस कार्यकर्ता का नाम तो आपको याद आया। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी जो जम्मू कश्मीर में जिस राशिद के लिए लोग इतने प्रताड़ित, परेशान और पीड़ित हो रहे हैं कि आखिरकार इसके ऊपर कालिक क्यों पोत दी गई? इसने मेरी पवित्र गौ माता को खाने का जो अपराध किया, उसके लिए किसी को चिंता नहीं हुई कि इस देश के बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के साथ किस तरह से इसने खिलवाड़ किया, किस तरह से देश के संविधान और उसकी न्याय व्यवस्था का खुला माहौल उड़ाया, किस तरह से देश की अस्मिता को इसने तार तार कर दिया। और संसद वहां पर जाकर के स्वयं कहता है कि ईद के दिन मैं काटूंगा और शाम ये गौमांस खाऊंगा। गौमांस खाने में गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हिंदू समाज को चिड़ा चिड़ा के गौमांस खाता है। मैं तो कहता हूं रोमाना जी, इसके ऊपर कालिक नहीं पोतनी चाहिए, इसके ऊपर जो कुछ और होना चाहिए वो भी जरूरी है ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। क्योंकि जब कानून और न्यायिक मशीनरी फेल हो जाएं, जिस राज्य के अंदर वो सब चीजें खत्म हो जाएं, तो फिर जनता को ये काम करना पड़ेगा। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं, देखिए इस देश के अंदर कैसी बातें कर रहे हैं? और संबित पात्रा ये सब बैठकर सुन रहे हैं। संबित पात्रा, विनोद बंसल कह रहे हैं जिस राज्य में कानून व्यवस्था ही उठ जाए, मतलब जम्मू कश्मीर जहां बीजेपी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, वहां पर कानून व्यवस्था है ही नहीं। विनोद बंसल कह रहे हैं बिल्कुल सही है जो उसके साथ हुआ। इन्हीं की सरकार है, नहीं तो सरेआम इन्हीं की सरकार है यार, कुछ तो लिहाज करो। मैं बोल लूं बात सरकार किसकी है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मेरी गौ माता को किस तरह से खाया जा रहा है और चिड़ा चिड़ा के हिंदू समाज को ये प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई इस भारत के अंदर ऐसा कार्य करने की? ये पाकिस्तान नहीं है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैं आज उत्तेजित बिल्कुल नहीं होऊंगा, क्योंकि हमें उत्तेजित करने के लिए ही एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमें उत्तेजित नहीं होना है। डेवलपमेंट के एजेंडे पे आराम से मुस्कुराते हुए सबको लेकर चलना है, इसीलिए उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वारिस पठान साहब, दादरी कांड होता है, आपके नेता भी पहुंच जाते हैं और बिना किसी जांच रिपोर्ट के सीधे सीधे कह देते हैं ये तो साजिश हुई है। मतलब नेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं नेता जनता को। वारिस पठान, इसमें कोई भड़काने वाली बात नहीं है। मुझे एक बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है रोमाना जी कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी मुझे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए अभी शर्म आने लगी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप जो घटनाएं देख रहे हो, जो हो रहा है, ये देश के लिए हित के सही नहीं है। ये आप 2 दिन पहले की मैं आपको घटना बताता हूं कि मुंबई जैसे शहर में रात के समय 2 लड़के आ रहे होते, 19 वर्ष के बच्चे आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, उनको पुलिस वाले रोकते हैं, उनका नाम पूछते हैं और जैसे ही पता चलता है कि ये मुसलमान है, उनको पुलिस स्टेशन पर ले जाकर इतनी बुरी तरह से उनको मारा जाता है कि अस्पताल में जब हमने जाके देखा तो उनके पूरे बदन में मार के और मारते उनको ये कहा जाता है कि तुमको इस मुल्क में रहने का अधिकार नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ। तो इस मानसिकता की जो भरे हुए लोग हैं, आज खाकी वर्दी वाले इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, तो बताइए इस देश का क्या होगा रुमाना जी? दादरी की हत्या
आदमी ठीक है, को घर में घुस के लेकिन मारा अतुल जाता अंजाम है, साहब, दिन ये जो दहाड़े अलग अलग पब्लिक घटनाएं लाशों को सामने मर्डर निकल कर करती आ है। रही हैं, वो हिमाचल में ऐसे प्रदेश है जहां पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों की भी सरकार है। चाहे आप कर्नाटक का जिक्र कीजिए, दिल्ली का जिक्र आप कर लीजिए, जहां पर आज घटना हुई है। तो ऐसे में क्या सीधे सीधे केंद्र की सरकार पर उंगली उठेगी या फिर राज्य सरकारों की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है? अतुल अंजान, बिल्कुल राज्य सरकार वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। कहीं पर कांग्रेस की सरकार है, कहीं पर समाजवादी की सरकार है। मुझे 4 व्यक्तियों के जवाब देने हारिस पठान साहब, अतुल अंजान साहब से मैंने सवाल किया है। जी अतुल जी। अच्छा, ये चुप नहीं होंगे। 4 लोगों के जवाब देने। मैं आपसे कहूं कि आपका मौजू रोमाना जी बहुत सही है कि हिंदुस्तान को क्या हो गया है। आज इस वक्त जो हमारे सामने समस्या है इतनी गंभीर है। प्रश्न किसका मुंह काला हुआ और किसका मुंह सफेद हुआ, लेकिन देश के अंदर जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, क्या इससे देश के संविधान की हिफाजत हो रही है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से। मुझे अच्छा लगा था 8 महीने पहले जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि संसदीय दल की सभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमने कहा है कि हमारी पार्टी के एमपीज जो हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट के सिलसिले में बोलेंगे, विकास के संबंध में बोलेंगे, समस्याओं के संबंध में बोलेंगे, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे। और उस दिन के बाद से लगातार ये 5 एमपी हैं, इनकी पार्टी के जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, पूरे देश के अंदर आतंक की राजनीति कर रहे हैं। और ये इस्लामिक बुनियाद परस्त और हिंदू बुनियाद परस्त, ये दोनों इस देश के अंदर देश के संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आज आप चाहे वो नोमान की हत्या हो, चाहे इखलाक की हत्या हो और चाहे पुजारी की हत्या हो, ये उसी का परिणाम। और यहां तक पहुंच गया कि अब विदेशियों के साथ जिस तरह का बर्ताव आज टाटू के सवाल पर हुआ है, क्या इस देश में आएगा पैसा? इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद भी मौजूद है इस बड़ी बहस में। निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद साहब, ये धरने पर कब तक बैठेंगे आप? नहीं, मैं तो बेसिकली चाहता था मैं प्रधानमंत्री से मिलूं, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन यहाँ पुलिस की भारी तादाद है, उन्होंने मुझे रोक दिया, कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं आगे, जैसे हमें परमिशन मिलेगी हम आपको जाने देंगे। मुझे लगता है ये जाने देना चाहिए इनको, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तान के लोग हैं, तो फिर मुझे मिलने देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर साबित होता है कि वो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ऐसा ही नहीं मानते। नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुछ और व्यस्तताएं होंगी। ऐसे में अचानक से अब आप कह रहे हैं कि आपको फौरन ही मिलना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ऐसा तो नहीं है? विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि आप मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, सॉरी। जी, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं आप, मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। चेहरा तक नहीं धोया आपने और धरने पर बैठ गए हैं। आवाज आपकी नहीं आ रही है मैम। चलिए हम संपर्क करने की आपसे कोशिश करेंगे। और इस बीच शिवसेना के एमपी आनंद राव अडसुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, बंसल साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आनंद राव अडसुल साहब भी हमारे साथ मौजूद है शिवसेना की तरफ से। अडसुल साहब, देख रहे हैं आप, शिवसेना ने देश को सिखा दिया है कि विरोध किस तरीके से किया जाए, काले कैसे पोती जाए। सुधींद्र कुलकर्णी का चेहरा आप लोगों ने काला किया था, और दिल्ली में इंजीनियर रशीद। देखिए, सही बात है, और ऐसा ही रवैया रहता, ऐसा ही रवैया होता रहेगा तो यही बातें होती रहेगी शिवसेना की तरफ से। नहीं, क्यों? देश में संविधान है, देश में कानून व्यवस्था है, महाराष्ट्र में आप लोग सरकार में हैं, फिर कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, जवाब दीजिए इसका। देखो गंभीर ये भी बात है, अगर पाकिस्तान के तरफ से हर दिन हमारे सीमा पर सैनिक मारे जाते हैं, हमारे निरापराध सिविलियन मारे जाते हैं, ऐसे लोग के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। वो क्रिकेटियर हो या कोई पत्रकार हो या कोई परराष्ट्र मंत्री हो, कुछ भी हो, ये हमारे देश में आने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। अब विरोध में नहीं है, आप सरकार में, आप सत्ता में हैं, आप विपक्षी दल अब नहीं है, और आपकी इस तरीके की हरकतें। हम सीधे रुख करते हैं इंजीनियर रशीद से, अब हमारा संपर्क हो पा रहा है। हम जानते हैं रशीद साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या राजनीति कर रहे हैं आप भी? क्या मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चेहरा तक धोया नहीं और धरने पर बैठ गए?
ये हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान को सवाल है, आप राजनीति नहीं देखिए है। हमारा सरकार में हो या सरकार में ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, देश के अंदर आतंक का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। जो है ये देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार को बदनाम करने का अजय ठाकरे का हिंदुस्तान है। अब ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं रहा, लेकिन शिवसेना के गुंडू का हिंदुस्तान रहा। क्या मतलब है आपका? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप कि ये गांधी का नहीं, मोदी का हिंदुस्तान नहीं है ऐसे लोगों की भारत के अंदर रहने की? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि गांधी का गांधी का मोदी का नहीं है। गांधी का अगर हिंदुस्तान होता तो आज तक गौ हत्या के अंदर पाबंदी लग गई होती। और अजय ठाकरे का हिंदुस्तान है जहाँ माइनॉरिटीज को रहने नहीं दिया जाता, जहाँ हमें सर उठा के चलने नहीं दिया जाता। ऐसे लोग भारत में रहने के अधिकारी नहीं है। गांधी जी की पहली इच्छा थी अगर भारत के अंदर पहला कानून गॉड, आप देख लीजिए क्या ये बकवास कह रहे हैं। अब आपको मुझे इन लोगों से बात करना भी गवारा नहीं। आपने वैसे भी कश्मीर में 80,000 मार दिए, एक और इंजीनियर को मार दिए, कौन सा फर्क पड़ता? सबका मखौल उड़ाया। आपको आज भी आप बहुत बड़े गांधीवादी हो गए धोखा किया है। आप बहुत बड़े गांधीवादी हो गए एकदम से रातों तो मैं आप भी बात करें ना। गांधी के हत्यारे अब गांधीवादी हो गए क्या? तो उसे बड़ा गांधीवादी गांधी के हत्यारे हो गए। गोडसे का जन्मदिन मनाने वाले गांधी के हत्यारे, गोडसे का जन्मदिन मनाने वाले गांधी के हत्यारे अब गांधीवादी हो गए। वो मेरी गाय, वो मेरा काम है। ये बात नहीं समझ में आ रही है कि गोडसे के जन्मदिन मनाने वाले गांधी के हत्यारे अब गांधीवादी हो गए। इंजीनियर रशीद, पहले जरा अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं आऊंगी। बंसल साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी। अतुल अंजान जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। मैं एक बात पूछ रहा हूँ इंजीनियर रशीद जी, आप पर सीधे सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके की बात आप कर रहे हैं। गांधी के हिंदुस्तान में संयम की बात होती है, सबके सम्मान की बात होती है। आप बीफ पार्टी करते हैं, आपके चेहरे पर काले पोते जाते हैं, आप बिना चेहरा कोई धरने पर बैठ जाते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात। गांधी बीफ के आप मेरी बात सुनिए ना। अगर आप मेरी जगह होती तो आपकी क्या रिएक्शन होती, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, जो मैंने कहा गांधी का हिंदुस्तान अब नहीं रहा, मैं वो सही उस बात पे कायम हूँ। क्योंकि गांधी जी को तब भी उन्होंने मुल्क के बंटवारे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा था गांधी का हिंदुस्तान तो उसी दिन खत्म हो गया था, लेकिन जब तुमने बीफ पार्टी की थी। तुम्हारी औकात कैसे हुई देश के अंदर बीफ पार्टी करने की? हम गार्ड से को ऑनर करेंगे। तुम सरेआम भारत की अस्मिता को चुनौती दे करके बीफ पार्टी करते हो। हिंदुस्तान के सबसे बड़े इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए इस बात को। बंसल साहब, जरा संयम रखिए और अपनी भाषा भी थोड़ा संयम अंदाज में बात कीजिए। रोमाना महात्मा गांधी की बात करते हो तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आपको चलना पड़ेगा। रोमाना, एक मिनट मैं बोलूं। विनोद जी, बंसल जी, जरा ठीक से बातचीत करना सीखिए। ये नेशनल चैनल है, इस तरह की बातचीत आप कर रहे हैं बंद करिए। ये शोभा नहीं देता, जरा ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए, जरा ठीक से बोलिए। ये उचित नहीं है। एक संसदीय मर्यादा, एक राजनीतिक मर्यादा होती है, उसके अंदर बात कीजिए। आपका गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन यहाँ देश में दुनिया देख रही है क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप। शब्दों का प्रयोग उचित कीजिए, दुनिया देख रही है। प्रतिकार करने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने विचारों को इस तरह से गंदे शब्दों में प्रयोग करें। आपको नहीं लग रहा कि इस देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आपको नहीं लग रहा कि देश की संविधान और न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाया जा रहा है? और सरेआम अब छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए, दूसरे के बारे में जो बोल रहा है उसको सुनिए। चुपचाप इसको देख रहे हो। बात करने दीजिए, आप खाली अकेले बोल रहे हैं। हम सब लोग चुप बैठे हैं। अभी आपको बता रहा हूँ, एक एक बार फिर से चलते हैं जरा। इंजीनियर रशीद भी हमारे साथ। रोमाना मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोग आपस में डिबेट कर लीजिए। बीजेपी को प्लीज इसमें मुक्त कर दीजिए। ये फालतू की लड़ाई में हमें नहीं करना है। आप आपस में लड़िए, आप लोग आपस में लड़ दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए। ये रोमाना, ये षड्यंत्र आप लोग आपस में कर दीजिए। आपस में षड्यंत्र करिए, हम लोग को मुक्त कर दीजिए। कराने के लिए क्यों बुलाते हो आप? या आप लोग आपस में षड्यंत्र करिए बदनाम करने के लिए, हमें काम करने दीजिए, हमें प्लीज मुक्त क्या बात रखेंगे? अखिलेश संबित पात्रा, यहाँ पर सारे सवाल आपकी तरफ है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? चाहे नहीं रोमाना जी, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और सब समझ रहा है यहाँ क्या करने की कोशिश हो रही है। केंद्र में आप सरकार मैं आपको बता रहा हूँ रोमाना जी, पूरा हिंदुस्तान अब समझ रहा है कि आप लोग किस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इसलिए आप लोग आपस में षड्यंत्र करिए, हमको जाने दीजिए काम करने की। कोई फर्क नहीं है।
सर दिक्कत तो ये है कि काम हो नहीं रहा है ना देश में, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलती हुई नजर आ रही है। कौन बोल रहा है? आप तो यहाँ बीजेपी को बोलने तक नहीं दे रही है, एजेंडा चला के काम कर रही हैं आप लोग यहाँ पे। कैसे रखेंगे बात? कैसे आप कैसे रखेंगे? आप महान देशभक्त, सुनिए ध्यान से सुनिए, खुद को बाहर कर सकते हैं इस बहस से। काली किसने पोती? एक एक करके अरे किसने पोती काली? रोमाना जी किसने पोली? मैं आपको ऑब्जेक्ट करता हूँ, काली किसने पोती? रोमाना जी एजेंडा चलाना बंद करिए, देश को गुमराह करना बंद करिए। रोमाना जी मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग एजेंडा चला रहे हैं और ये हिंदुस्तान देख रहा है। काली किसने पोती बताइए? बीजेपी ने पोती काली? रोमाना आपने, अगर आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। रोमाना बीजेपी ने पोती काली? किसने पोती काली? बीजेपी ने पोती काली? ये एजेंडा, ये हाँ एजेंडा बना के मत डिबेट करिए, ये एजेंडा बना के डिबेट मत करिए। हिंदुस्तान में आप एक्सपोज हो रही है। कौन पोता है सर? कैसे आप इस बहस से बाहर रह सकते हैं संबित पात्रा? तो आप पूछिए ना हमसे सवाल। आप यहाँ हमें मूक दर्शक बना के बीजेपी को गाली देती रहेंगी, एजेंडा चलाती रहेंगी, तो हम बैठ के सुनते रहेंगे क्या यहाँ पे? एक सेकंड, हम यहाँ पे गाली सुनने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं। या तो हमारे पक्ष दे दीजिए या तो हमें मुक्त कर दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोग एजेंडा चलाइए, देश देख लेगा। संबित पात्रा को संबित जवाब दीजिए। नहीं, मैं दे रहा हूं, एक सेकंड। संबित को जवाब दे दीजिए। अखिलेश जी आप चुप होकर सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, फिर अपने समय पे बोल लीजिए। मैं दे रहा हूं। रोमाना जी मेरी एक गुजारिश है। ये जो भक्त लोग नहीं, अखिलेश जी आप शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं संबित का जवाब दे रहा हूं। अखिलेश जी आप शांत। रोमाना जी इसीलिए बोल रहा हूं कि मुझे मुक्त करिए। आप लोग एजेंडा चलाइए प्लीज, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। देश जानता है आप लोग एजेंडा चला रहे हैं। कैसे नहीं, मैं इस लड़ाई में अपनी बात नहीं रख सकता। वो शांत होंगे, मैं अपनी बात रख, मैं किसी के ऊपर चिल्ला के नहीं रख सकता। डिबेट को कंट्रोल करिए, डिबेट को। रोमाना जी लड़ाई बंद कराइए। चिल्लाए मैं उसके ऊपर अपनी बात नहीं रख सकता। तीन लोग बात कर रहे हैं। जी संबित अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात रख रहा हूं। देखिए रोमाना जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक षड्यंत्र हो रहा है क्योंकि राशिद इंजीनियर जो हुआ वो तो बहुत खराब हुआ, इंक नहीं फेंकना चाहिए, मगर जिस प्रकार उसे एक देशभक्त बना के वो कह रहा है कि हिंदुस्तान का चेहरा काला हो गया, प्रधानमंत्री जवाब दे, ये तालिबान का देश है। आप जानती है रोमाना जी, यही वो व्यक्ति है जो अफजल गुरु के लिए खड़ा रहा, यही वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग अभी तक नहीं मानता है। उसके बावजूद भी हम इतना बड़ा स्पेस उसे देते हैं कि देशभक्त है। उसके बावजूद भी हम पठान साहब और ओवैसी को, जो लोग राजाकारों के साथ रहे हैं, जो हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट होने तक नहीं देना चाहते थे, हम उनको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे यही देशभक्त है। और जो 24 घंटे देश के लिए काम करता है प्रधानमंत्री, उसके लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि देश बिगड़ गया, देश ध्वंस हो गया, देश ध्वंस हो गया। क्या मैं आपको उदाहरण देता हूं, आज FDI 61% पे है, नंबर 1 पे है आज विश्व में। देश बिगड़ गया कि देश सुधर गया? आप बताइए। इन्फ्लेशन कंट्रोल है, देश बिगड़ गया, देश सुधर गया। चाइना से आगे हमारा ग्रोथ परसेंटेज चला गया है, GDP, देश बिगड़ गया, देश सुधर गया? बताइए। करने दोगे? मुंह पे कालक मलना अच्छी बात है। रूल ऑफ लॉ कहाँ है? रूल ऑफ लॉ को क्या हो गया है संबित पात्रा जी? अरे 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, काट के रख देंगे। ये रूल ऑफ लॉ था? खान साहब 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, काट के रख देंगे। रूल ऑफ लॉ की बात मत कीजिए। आप जिस तरह की तकरीरें करते हैं, देखिए ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग जिस तरह की तकरीरें करते हैं वो रूल ऑफ लॉ में नहीं आता है क्या? वो वैसे जिस तरह की तकरीर करता है रूल ऑफ लॉ में नहीं आता है। सबसे गुजारिश करूंगी कि जिस तरीके के नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, क्या वही वजह है कि देश में ये हालात पनप रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं नेताओं को जिम्मेदारी लेनी होगी। और मैं RSS की बी टीम है MIM। अखिलेश करके दिखाते हैं, ये प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है। मैडम एक मंच तो संभाल नहीं रही हो, चले और डिस्कस। मैडम अखिलेश जी रखिए अपनी बात। अखिलेश जी मुझे बताइए कि क्या इंजीनियर रशीद के साथ आप हमदर्दी रखते हैं? क्या गौ भक्षक के साथ आप क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं? हमदर्दी रखते हैं? मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर वो गुनहगार है संबित पात्रा, अभी तक क्यों है वो क्यों बाहर है? आप उसकी निंदा करते हैं कि नहीं करते? और ये गौ भक्त एक बैठे अगर बी पार्टी वो करता है, उसकी निंदा क्यों नहीं करी आपने अभी तक? 2-3 एक साथ दो ये लोग, इनका मंत्री मांस खाए, गौ मांस खाए,
इनके मंत्री परिषद में रहेंगे, 2-3 नहीं, इनके मंत्री मांस खाएं, इनके मुख्यमंत्री गौ मांस खाएं तो वो मंत्री परिषद में रहेंगे। दूसरा पाकिस्तान अरे मंत्री की बात छोड़ दीजिए, मंत्री परिषद तो कही आपकी, अभी आप हकीकत में आ जाइए। आप अखिलेश जी मुझे ये बताइए कि आप गौ भक्तों के साथ खड़े हुए हैं या गौ भक्तों के साथ? आप गौ हत्या रोकने में सहायक होंगे कि नहीं होंगे? तुम्हारे मंत्री हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप कानून बनाने में क्यों रोड़े अटका रहे हो? उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हो? आप ये आगे क्यों नहीं आ रहे? हिंदुस्तान देख रहा है, तबीयत खराब हो गई, सुन रहे हो, वक्त नहीं हो, सिर्फ सत्ता के भूखे हो, सत्ता पाके इतना ऐठ रहे हो, राजनीतिक दल सत्ता पाके इतना ऐठ रहे हो। आप 24 घंटे दूसरे की तबीयत के बारे में होती जा रही देश की जनता के लिए। डॉक्टर है ना, आप शांत होकर बोलिए। आप हम लोग तो यही टीवी के डिबेट में माहौल बिगाड़े हुए हैं, देश की माहौल के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए, ये बहुत अहम बात यहाँ पर जो संबित कह रहे हैं अतुल अंजान साहब, मैं इसी पर आना चाहूंगी कि आप सब वरिष्ठ नेता और जिस तरीके से आप लोग अपनी बात टेलीविजन की इस बहस में रख रहे हैं, जरा सोचिए जनता में क्या संदेश जा रहा होगा। सर, क्या नेता जिम्मेदारी लेंगे कि नेताओं के बेढंगे बयान जो इस तरीके से देश में नफरत के माहौल को आगे बढ़ा रहे हैं? अतुल अंजान साहब, सत्ता इनकी नहीं रहेगी, इनका बिल से बाहर नहीं निकलेंगे। ये शांत हो जाइए अखिलेश जी, मन में बोलिए थोड़ी देर के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए एक बात सुनिए, ये देश में जो आपने सवाल उठाया कि ये देश में क्या हो रहा है, ये सही कहा है। आप ये देखिए ना, इस बात को आप देखिए कि यहाँ बहस हो रही है, यहाँ काली कुत रही है, और वहाँ रोज जो है जम्मू कश्मीर में सरकार चल रही है पीडीपी और बीजेपी की, और रोज वहां पर क्या हो रहा है? रोज वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, रोज बॉर्डर के ऊपर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आज हिंदुस्तान में आजादी के बाद 50 साल में जितने पाकिस्तान के झंडे यहाँ पिछले 1.5 साल में लगाए गए, लहराए गए हैं, इतने झंडे पहले कभी नहीं लहराए गए। ये देश के लिए एक चुनौती भी है और सरकार चलाने वालों के लिए एक समस्या भी है। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को इन परिस्थितियों में सोच करके बात करना चाहिए। और मैं एक बात कहूँ, एक बात सुनिए, रोमाना जी एक बात बताएं, क्या करेंगे आप? आप एक बात ये बताइए, रोमाना जी ये बताइए, 5 जन्य के अंदर टीवी के नेशनल चैनल पे इस तरह की लड़ाई कर रहे हैं, 5 जन्य में क्या लिखा जा रहा है? ओपिनियन, अरे एक तरफ ये तो 5 जन्य में क्या लिखा जा रहा है? 5 जन्य में हत्या का रास्ता खोला जा रहा है। 5 जन्य जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, उसमें कह रहे हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं उसकी हत्या कर दो। कांदा, आलू, प्याज सबका भाव बढ़ गया है। देश को इसकी चिंता नहीं है, चिंता सिर्फ ये है कि बस इसके मुंह पे कालक मले, इसको मारे, हम दादागिरी करें। कहाँ जा रहे हैं? ये सीधा मेरे सामने मेरी माता का कत्ल करे और आप करो, मैं चुप बैठूंगा? करना चाहिए। जब न्याय कानून व्यवस्था से आदमी का जीव बढ़ जाता है तो क्या करेगा फिर आदमी? बताइए, चाहे समाजवादी की हो चाहे बीजेपी की हो, ये तीनों ही सरकार ने इस देश को लूट के खत्म कर दिया है रोमाना जी। और आज आप देश की स्थिति देख रहे हैं, पड़ोस बाहर के मुल्क वाले भी देख रहे हैं कि इस देश में जाओ, आपकी सरकार की जरूरत है, हिंदुओं को साफ कर देंगे, नारे लगाए, मुझे लगता है जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान। अरे क्यों जाएंगे हम? यही बात हमारा देश है, जितना हक आपका इस देश को उससे ज्यादा हक वारिस पठान का इस देश में, मुख्यमंत्रियों, रक्षा मंत्री, यहाँ भाई चॉइस है, राष्ट्रभक्ति दिखाओ, मातृभक्ति दिखाओ। ये क्या हो रहा है? ये हालत शर्म करो, भारत माता के लिए, गौ माता के लिए कुछ आगे आओ। मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर कोई दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार है नहीं। संवाद के नाम पर किस तरीके से चीखम चिल्ला, चीख पुकार मची हुई है, ये आपने देखा। हमने आपको ये दिखाया सिर्फ बताने के लिए कि देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दरअसल जो हालात बने हुए हैं, जो नफरत का माहौल बना हुआ है, अगर उसे मिटाना है तो संवाद बेहद अहम है। लेकिन संवाद हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बात को काटने के लिए अपना स्वर ऊंचा किया जा रहा है, जिस तरीके से बड़ी बहस में आपने देखा।